हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीम सर। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। जीव जगत की विविधता, जिसमें हम पढ़ रहे थे सजीव जगत, हमारा पहला चैप्टर था, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे सजीवों के लक्षण। ठीक है, सजीवों के लक्षण। आप लोग पूरी क्लास जब तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, जब तक आप लोग अपनी नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो नोट्स आप अपने जब तक अपने हाथ से नहीं तैयार करेंगे, हम अगर नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग भी क्लासेस देखना ही नहीं छोड़ दोगे, कहोगे लिख लेते हैं हो जाएगा, फर्स्ट ईयर ही तो है। नहीं, इसलिए नोट्स आपको इसी से बनानी, क्लास से को देख कर ही बनानी, क्योंकि हम बोलते भी तो है, जो हेडिंग हम लिखाते हैं वो बोलते हैं, समझाते हैं, लिखते जाइए। आप कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, सजीवों के लक्षण। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं ये हमने पढ़ रहे थे। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता हम लोग पढ़ चुके थे कि जो संवेदना कैसे होती है, अनुकूल कैसे होते हैं। इसके बाद हमारा अगली हेडिंग आती है कोशिकीय संगठन। क्या आती है? कोशिकीय संगठन। ठीक है, क्या आती? कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखना चाहेंगे? लिख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। देखिए, कोशिकीय संगठन क्या होता है कि जो हमारा सजीव है, समझते हैं कि जो हमारा सजीव है वो किस कोशिका से बना हुआ है। जीवित कोशिका से, मृत कोशिका से, ठीक है, किस कोशिका से बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यही कोशिकाएं क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब जो भी जीव होगा वो किससे बना होगा? एक कोशिका से ही बना होगा। किससे बना होगा? कोशिका से ही बना होगा। और वो कोशिका क्या होगी? उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होगी, मतलब इसकी संरचना भी प्रदान करेगी और इसका कार्य भी करेगी। मान लेते ये जीव है और जीव में एक ही कोशिका है, जीव में एक ही कोशिका है, तो कोशिका क्या करेगी? उसकी संरचना भी प्रदान करेगी, उसका कार्य भी करेगी। ठीक है, इसलिए सभी जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है या कोशिकीय संरचना पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं जो अब इसमें जो कोशिकीय होते हैं, तो ये एक कोशिकी से लेके बहुकोशिकी तक। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकी भी, मतलब एक कोशिका से बना हुआ जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय होता है जीव, ये सरल जीव होता है। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जटिल जीव होते हैं। ठीक है, क्लियर हो? तो लिख लेंगे इसमें। देखिए, अब दूसरी बात करते हैं जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव में तो कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन कैसी? मृत कोशिकाएं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा यहां पे। ठीक है, लीजिए, यह कह सकते हैं कि जो निर्जीव होती है, कोशिकांग जीवित नहीं होते हैं, कोशिकांग कार्य नहीं करते हैं, या उनमें कोई व्यवस्था अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, देखो, सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
ठीक, लिख लिया, मिलकर बना होता है। कोशिकीय जीव लिख लीजिए, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती हैं। ये कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती हैं। ठीक, कार्यात्मक इकाई कहलाती। यहां पे अब एक पॉइंट आता है, हम देखते हैं, जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिकाएं अनेक जटिल रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। ये बात सही है, तो इसको आप समझ में, ध्यान में रखेंगे। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ चीज दिमाग में रखेंगे। इसका कुछ जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, आपको बताया हमने, जैसे युगलीना, पैरामीशियम, अमीबा, सभी क्या है, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में पादप, व्हेल, मछलियां, मानव, ठीक है, या कह सकते हैं जो चीज हम देख सकते हैं, जो जीव हम देखते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं, वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है और जीवित है, तो बहुकोशिकीय जीव हुआ कि नहीं। जो जीव हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सीधी सीधी बात ये है, वो क्या है, बहुकोशिकीय। क्योंकि आपको पता है कि कोशिका को हम, जो एक कोशिका है, इसको हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, जो होगा तो नग्न होगा, तो इसको हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इस जीव को दे देते, क्या है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। उदाहरण आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार होता है, इसमें एक पॉइंट आप लिख लेंगे कि होता क्या है, प्रक्रिया कैसे होती है। तो जो कोशिका होती है, देखेंगे कोशिका, ठीक, जो कोशिका होती है, ये मुख्य इकाई होती है किसी भी जीव की, मुख्य इकाई होती है। सभी जीवों की मूल इकाई क्या है, कोशिका है, मूल या मुख्य, ठीक। जब कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। जब ऊतक बहुत सारे मिलते हैं तो, जब ऊतक बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग बनते हैं, ठीक है, अंग, ऑर्गन, ठीक है। अब बहुत सारे क्या होते हैं, अंग मिल जाएंगे तो अंग तंत्र बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा। और बहुत सारे जब अंग तंत्र बनेंगे या मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा, जीव या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह प्रोसेस है हमारे मानव का या किसी भी जीव का जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। ये कोशिका होती है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक के बाद उसका अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, इसके बाद वो जीव बन जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया किसमें होती है, केवल बहुकोशिकीय जीवों में होती है। एक कोशिकीय जीवों में क्यों नहीं होगी, ये क्वेश्चन मन में उठना चाहिए, क्यों नहीं होगी। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका, और एक कोशिका अगर यहाँ पे रहेगी तो क्या एक कोशिका ऊतक में बदल जाएगी, क्या नहीं। एक समान संरचना वाली सभी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं, एक कोशिका नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, ये प्रोसेस होगा। ये इसको आप नोट कर लीजिए, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंगतंत्र। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिखिए, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से, ठीक है भाई। अंग बना, जैसे चेस्ट बन गया, ठीक है, खोपड़ी बन गई, अंग तंत्र समझे, स्केलेटन, पूरा हड्डी का निर्माण हो गया, ढांचे का निर्माण हो गया। लेकिन क्या उसी से हो जाएगा, नहीं। तो हर पार्ट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सबको क्या अलग रखें तो जीव बनेगा, नहीं। जब सारे अंग हमारे जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अंगतंत्र कहलाएगा। अंगतंत्र में क्या होता है, जीव बन जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। नीचे एक लाइन लिख लो, निर्जीवों में कोशिकाओं की इस प्रकार की, देखो, निर्जीवों में कोशिकाओं की इस प्रकार की व्यवस्था अनुपस्थित होती है, व्यवस्था अनुपस्थित होती है, ठीक।
अनुपस्थित होती है। इसके बाद ये हम लोग शायद दोबारा पढ़ रहे हैं सब चीज ना, एक बार आपको पढ़ा दिया है। चलो अगला है आकृति एवं आकार। 6 नंबर आकृति एवं आकार। ठीक है, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज क्या होती है? देखिए, इसे जो हमारी आकार की, ठीक है, आकृति एवं आकार से मिलकर हमारा क्या शब्द बनता है? आकार की। तो जो सजीव होते हैं या जीव होते हैं, जीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है? उनकी आकार की होती है। जैसे हम मानव हैं तो मानव लगभग आप कैसे होंगे, चाहे पूरे संसार में ब्रह्मांड में जितने मानव हैं कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। शेर हैं एक जैसे दिखते हैं, मछलियां हैं एक जैसी दिखती हैं। उनके कैटेगरी में नहीं जाइएगा कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी दिखती है, ब्लू व्हेल भी देखेंगे, उस कैटेगरी में देखेंगे ना हम, उतनी बड़ी सब दिखती हैं। तो जो जिस तरह का है वो उसी तरह का दिखता है। लेकिन निर्जीव की बात कर ले तो एक चेयर मान लेते हैं, चेयर बढ़िया बनती, या टेबल बनी, टेबल इस तरह बन जाती है ना। टेबल की आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन, जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं, या निर्जीव जैसा चाहे हम वैसे रख सकते हैं, वैसा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आकृति मतलब समझ में आया कि सजीवों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और निर्जीवों का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। लिख लो, लिखो, सजीवों का प्रमुख लक्षण या जीवों का प्रमुख लक्षण आकारिकी है। आकारिकी है। आकारिकी है। प्रत्येक जीव का प्रायः, प्रत्येक जीव का प्रायः आकार एवं आकृति, प्रायः आकार एवं आकृति निश्चित होती है। प्रायः आकार एवं आकृति निश्चित होती है, परंतु निर्जीवों की आकृति एवं आकार अनिश्चित होती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे क्या थे? मुख्य पॉइंट थे। ठीक है, क्या थे? मुख्य पॉइंट थे। इसके बाद हम आते हैं, कुछ ऐसे जैविक क्रियाएं हैं जो सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। कुछ जैविक क्रियाएं जो सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती हैं, तो उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसी में पॉइंट वाइज लिखते पढ़ते जाते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा अन्य जो जैविक प्रक्रियाएं हैं कैसे होती हैं, इनको देखते हैं। पहला इसमें आता है हमारा पोषण, या पॉइंट वाइज इसी में लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पॉइंट बना लीजिए, लिखाया भी आपको पहले, लीजिए, हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा क्या अलग पॉइंट आ गया क्या हमारा, नहीं। पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण क्या होता है? तो क्या
सभी जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, कैसे? कोई भी जीव होगा, उसे कार्य करने के लिए क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, ये कह सकते हैं अपनी सामान्य भाषा में। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या निर्जीवों में होती है? नहीं होती है। ठीक, तो निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। सभी जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? सभी उपापचयी क्रियाओं द्वारा ही क्या होता है? वृद्धि निर्माण होता है, ऊर्जा मिलती है। आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था। अब इसमें जो पोषण होता है 2 प्रकार से होता है, मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा परपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्व मीन्स स्वयं, पोषी मतलब पोषण, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी। पर मीन्स दूसरा, पोषी मीन्स पोषण। वे जीव जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? तो लिख लो इसमें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 5, 4 से लिख लीजिए। जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करने की यह प्रक्रिया, ठीक, लिख लीजिए। पोषक पदार्थ ग्रहण करने की यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक, लिख लो। निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। लिख लो, निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। इसी के आगे लिख लो, निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट। श्वसन, रेस्पायरेशन। श्वसन क्रिया जानते हैं ना? श्वसन क्यों होती है? पहली बात तो श्वसन क्रिया किन में होगी? सजीव में होगी, निर्जीव में नहीं होगी। ठीक, फिर जो श्वसन क्रिया सजीव में होगी, ये जंतुओं में अलग प्रकार की होगी, पादपों में अलग प्रकार की होगी। मान लेते हैं पहले जंतु, फिर पादप। जंतु की जो प्रक्रिया होगी वो क्या करेंगे? अरे श्वसन क्रिया होती क्यों है? अगर श्वसन क्रिया नहीं होगी तो हमने जो पोषण, इसके पहले टॉपिक पढ़ा था पोषण, हमने बताया था ना कि सब बायोलॉजी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पोषण लिया है उसका ऑक्सीकरण, उपापचय होने के लिए उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन होता है। तो कहां से मिलेगी? जब तक क्या ऑक्सीकरण होगा जब तक मिलेगी नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट होगी वसा होगी उसका ऑक्सीकरण होना चाहिए ना। हमने कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया लेकिन ऑक्सीकरण नहीं हो तो क्या हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या है? श्वसन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन जीवों में 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, जंतुओं में और पादपों में। अब जंतुओं में कैसा होता है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। पादप क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। इसलिए जीवों का ये कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्जीवों में कोई ऐसी प्रक्रिया होती नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो लिख लो एक लाइन, श्वसन। देखो, जीवों को विभिन्न कार्य करने हेतु
विभिन्न कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को विभिन्न कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक, ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। श्वसन समझ में आया ना? श्वसन क्यों होता है? लिख लो। निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती है, लिख लीजिए, डाउट ना रखिएगा। निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती। हमने आपको बताया था प्रैक्टिकली कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाए उसको आप अपने साथ इमेजिन कर सकते हैं कि सजीव तो हम ही है ना, श्वसन लेते हैं। ठीक है, क्यों होता है? कन्फर्म हुआ? ठीक। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। देखो, अब इसमें जो जंतु है, इसमें आप डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट आपको जंतुओं में मिल जाएंगे। कुछ जंतु होंगे जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होंगे? वो ऑक्सीकारी होते हैं। मतलब श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे या ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होंगे? ऑक्सीकारी होते हैं। जो ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेंगे या ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे वो क्या होंगे? अनऑक्सीकारी होंगे। क्लियर हो पॉइंट? ठीक। इसका अगला पॉइंट है उत्सर्जन। लिखिए, हिना लीजिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन पॉइंट कौन सा था? 9वां, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या होगा? देखो, सब पहली भाषा अपनी भाषा सरल समझ लेते हैं। अभी हमने इसके पहले जो पॉइंट पढ़े उन्हीं पे से रिलेटेड। जीवों द्वारा जो पोषण या लिया गया है, जो उपापचय क्रिया हुई है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा ही, कि पूरा का पूरा हम अवशोषित कर लेंगे? नहीं, कोई भी जीव नहीं कर पाएगा। 100% अवशोषित कोई नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ तो पदार्थ बचेगा। तो वही जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसी को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सरल भाषा में एकदम क्या कहते हैं? उसी को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो लिख लो जल्दी से। सभी जीवों में सभी जीवों में विविध उपापचयी क्रियाओं द्वारा या क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जीवों में विविध उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों के शरीर में या शरीर से, लिख लीजिए, जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। देखो, अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। समझे? देखिए, केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें शरीर नहीं बनता, कुछ उपापचयित पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे, तो उसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं ना, तो उनको क्या होता है? शरीर से बाहर निकाला अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो क्या करते हैं? वो शरीर में हमारे पॉइजन का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा गमन। ठीक, क्या है?
गमन। 10 लोकोमोशन। लोकोमोशन हिंट डाल लीजिए, लोकोमोशन गमन। उस सजन में लिख लिया था ना, जीवों में निर्जीवों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। लिख लीजिए, नहीं लिखना तो याद रखिए, बस बहुत है, बार बार वही लिखना है। गमन। देखो जो जीव होते हैं, जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गमन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, यहां था यहां पहुंचना, क्या हो गया? गमन। ये हमारा हाथ यहाँ था, यहां लिखे मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? गमन हो जाता है। अब इसको क्या करना है? अब जो गमन है, यहां पे पहली बात तो हो गया, जीव में होगा, निर्जीव में नहीं होगा। निर्जीव में कैसे नहीं होगा? स्वतः नहीं होगा। बात आती है यहां पे स्वतः की। गमन की बात क्या है? स्वतः है। तो स्वतः किस में होता है? सजीव में होगा। सजीव में फिर हमारे दो मुख्य पार्ट आ जाते हैं, कौन कौन से? जंतु और पादप। जंतु और पादप। तो जंतुओं में तो श्योर है होगा, क्योंकि जंतु क्या है? हम एक स्थान से, जंतु हम ही तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जीव है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लेकिन पौधे क्या होते हैं? इनमें जो इनकी मूल होती है, जड़ होती है, जड़ एक जगह फिक्स होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में असक्षम है। यह कह सकते हैं कि इनमें क्या होते हैं? गमन, पौधों में गमन नहीं होता है, लेकिन ये अपने स्थान पर ही क्या करते हैं? मूवमेंट कर लेते हैं। जैसे आंधी के द्वारा, हवा के द्वारा, झोंकों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है। ये अपने आप को इधर उधर हिला डुला लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो, ज्यादा नहीं टॉपिक लिखो। जीवों द्वारा, लिखिए इसमें लिखिए, जीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया गमन कहलाती है। गमन कहलाती है। सभी जंतुओं में गमन की क्षमता होती है। सभी जंतुओं में गमन की क्षमता होती है। अब गमन चाहे रेंग के जाएं, चाहे उड़ के जाएं, चाहे चल के जाएं, सभी सभी क्या है? क्रियाएं गमन ही हैं, ठीक है। गमन केवल चलना नहीं होता, उड़ना भी होता है। सीधे बात, दूसरा स्थान पहुंचना। अब रेंग के जाओ, उड़ के जाओ, चल के जाओ, लेट के जाओ, सभी सभी क्या है? गमन। देखो हो गया। क्षमता सब में होती है, सभी जंतु होते हैं, सब में क्या होती है? चलने की या गमन करने की क्षमता होती है। लिखो आगे। जड़ों के माध्यम से एक स्थान पर, जड़ों के माध्यम से एक स्थान पर स्थिर होने के कारण पादपों में गमन असंभव है, ठीक है। पादपों में गमन असंभव है। अब ये मत पूछिएगा कि सर आपने बताया कि बोला, ठीक है। गमन होता है, लेकिन वो गमन का मतलब क्या हुआ? गमन यहाँ पे किसको किया गया है? कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए, इसी को क्या कहा गया? गमन कहा गया। पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसमें क्या है? असंभव है। अब हमने तीसरा पॉइंट ये बता दिया आपको कि पौधों में अपने ही स्थान पर, बताया था, अपने स्थान पर हिलने डुलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? गमन कह सकते हैं या मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अपने स्थान पर वो हिल डुल सकते हैं, या सूर्य के प्रकाश में ही अपनी ओर घूम जाते। सूर्य इस तरफ, इस तरफ तो इस तरफ, सूर्य के प्रकाश की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लेते, ठीक है। ये रहा
अब कुछ इसी में क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील में जैसे पौधे हम आपको बताए थे, छुईमी का पौधे देखा आपने, वो जैसे छूते उसमें क्या होता है, वो दीपन होता है, इससे उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। ये आपका हो गया सजीवों के लक्षण। ठीक, इसके बाद हम सजीवों के, फिर अभी यहाँ पे क्या था, नीचे लिख लेंगे इसमें, निर्जीवों में कोई गमन नहीं होता है, या निर्जीवों में क्रिया नहीं होती है। क्लियर हो पॉइंट। ये थे हमारे सजीव के लक्षण। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्पीड बढ़ाया जाए ना, ठीक है, अगली क्लास से आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, साथ चलिए, बिल्कुल बेहतरीन। सजीवों के अब क्या है, दो मुख्य समूह हैं। जो सजीव है हमारे, उसके क्या है, दो मुख्य समूह है। कौन कौन से, पहला हमारा एक है जंतु, मुख्य पार्ट, दूसरा पादप। दो बहुत मुख्य है। ठीक है, अब इनके मध्य में क्या अंतर है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सजीव। अब सजीव के दो पार्ट, जंतु ये, पादप भी सजीव। अब इनके बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल प्लांट। ठीक है, जंतु और पादप के बीच में क्या अंतर है, एनिमेलिया प्लांटी। ठीक है, तो इसको हम हो नहीं पाएगा, अगली क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा इसको हम कंप्लीट करिए। ये भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं, फिर से इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास आप देखेंगे तो उसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और इसको कंप्लीट करके कॉपी चेक कराइए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।